नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को होस्ट बना देता हूं और यहाँ पे मैं अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूं। और डॉक्टर ईश्वर जी, आपने कल एक पेशेंट का फोटो भेजा था, आपका कोई प्रश्न है क्या उससे रिलेटेड? डॉक्टर ईश्वर जी। हाँ सर, बताइए सर। हाँ सर, बताइए एक पेशेंट आया था हमारे पास जी। और रुद्धि जी वो केस था। नाभि पास जी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को गया था। जी। वो ऑपरेशन करने के लिए सजेस्ट किए हुए थे, क्या इसलिए हर्निया मेरे हुआ है? पास आया था वो। हर्निया हुआ है क्या? हाँ, हर्निया सर। अच्छा। इंग्वाइनल इंग्वाइनल नहीं, ये है सुप्रा अम्बिलिकल हर्निया। हाँ, सुप्रा अम्बिलिकल के ऊपर अम्बिलिकल है। हर्निया बोल के रिपोर्ट दिए वो लोग ने। तो और कितना पेशेंट ग्रेड को का है? थायराइड भी। हाँ सर, जी, कितना ग्रेड का है हर्निया? ग्रेड वो नहीं लिखे वो लोग। आप फोटो डाला था मैं कल। फोटो डाले थे लेकिन ना, हाँ, इसमें इसमें अगर ज्यादा अगर हो गया है तो इसमें तो सर्जरी 1.1 करना पड़ेगा। सेंटीमीटर, मेजरिंग 1.1 सेंटीमीटर ऐसा लिखे हैं, सुप्रा अम्बिलिकल रीजन। और पेशेंट को ये भी है थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म। 29.36 TSH स्केल है रिपोर्ट में। और 150 ये लगेगा थायरॉक्सिन। हाँ, वो ये 3 सब बरस से बोल रहा है। जी और वर्क वो मेसाल का करता है, जी 15-20 kg उठाता रहता है। जी। हाँ, क्या आपने केस टेकिंग करना चाहिए था सर। ये तो आपने सिम्टम बता दिया सारा। केस टेकिंग की क्यों हुआ, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? हाँ, वही 3 बरस से है प्रॉब्लम। ये आप सिम्टम बता रहे हैं, लेकिन क्यों है? वो पेन कुछ भी नहीं बोल रहे हो, ये आप पेन नहीं सिम्टम क्या बता नहीं। रहे हैं सर। आप मेरी बात नहीं। वजन, हाँ, वजन उठाता है ना वो, इसलिए हुआ उसे। डाइजेशन वो सब करेक्ट है उसका, पित्त प्रकृति है, भूख लगता है, लैट्रिन क्लियर होता है, नींद लगता है, सब कुछ है करेक्ट है। लेकिन ये वजन उठाने से बहुत मोर देन 3 years से। और इसका थायराइड है ना, हाइपोथायराइडिज्म। उसका क्या सिम्टम्स नहीं, लेकिन ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक
वो डॉक्टर लोग 150 का टैबलेट्स दिए। तो सर अभी क्या है ना कि वजन उठाने से क्या हुआ है कि उनका जो पेरिटोनियम हाँ लेयर वो फट गया है। हाँ, फट गया। तो उसके लिए तो सर्जरी करना पड़ेगा, सर्जरी करा के मैश बैठाना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर है ना, तो ये है। हाँ हाँ, वही इसमें भी वैसे ही बताया, आंत्र वृद्धि के लिए वाग्भट में भी। हाँ, जहाँ सर्जरी करना है तो हाँ सर्जरी करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद कुछ में कर सकते थायराइड हैं के क्या लिए आप। आप? जी सर, बोलिए सर। हाँ, कुछ आपके साथ होता है क्या, ऐसा पूछने का है था। चिपकाने वाला आयुर्वेद। कुछ भी नहीं है, पेरिटोनियम को नहीं चिपका सकते हाँ, सर। उसके लिए सर्जरी ही हाँ, करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हम पंचकर्म कर सकते हैं लेकिन वो चिपकेगा नहीं अपने आप, उसमें सर्जरी ही चाहिए। चाहिए वही। और दूसरा है ओके। थायराइड अगर बढ़ा है, थायराइड हाँ बढ़ा है तो हमको वहां पे हाँ वो बचा पुनर्नवा गुड़ुचि सत्व जंगली प्याज के रस की भावना और हाँ सर, वो वो आपके पास मंगाना है, 4-5 दवा है। हाँ ये भी एक है, बहुत दिन से सुन रहा हूँ, वरना पलांडो के भावने से हाँ करते बोले थे आपको। हाँ जी। वो एक बार, और 3-4 दवाइयाँ है, वो मंगाने का है आपके पास से। हाँ लेकिन ये तो जो हर्निया है ना सर, ये हर्निया नहीं हाँ होता है, ये इसके लिए तो हाँ, वही करना पड़ेगा, दिक्कत सर्जरी नहीं करना होता। पड़ेगा। मादु तेल का बस्ती दे सकते क्या? आप देने को तो सब कुछ दे, माधुतैलिक बस्ती दीजिए, उससे अच्छा फायदा होगा। संधान्य गण का हाँ, तेल दीजिए, चंदन बड़ा लाक्षादी तेल दीजिए, लेकिन वो जुड़ेगा कि नहीं ये मैं गारंटी नहीं दूंगा। गारंटी नहीं, मैं भी बोला मैं, फिर भी ट्राई करके देखो, सर बोल रहा है वो। ठीक है, आप करिए। हाँ सर। और इंटरनल मेडिसिन में? इंटरनल में लाक्षादी गुगुल, आभा गुगुल, संधान्य गण के द्रव्य, दीपन पाचन अनुलोम अच्छा करने वाले द्रव्य, घृत कल्पनाएं अच्छा। बहुत सारी। घृत कल्पनाएं में अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत, गुगुल तिक्त घृत, हाँ हाँ, दीपन विरेचन नहीं देना पाचन। उसे, हाँ, आप विरेचन करके नहीं देने का रहता है। हाँ विरेचन सर। नहीं देना है। हाँ सर। इतना करके देखिए, फिर क्या होता है हमें बताइएगा सर। ओके सर, ओके, ट्राई ठीक है। करता हूँ हाँ जी सर, थैंक यू सर। मैं। ओके, थैंक यू। और डॉक्टर हरिहर सर, आप कैसे हैं सर? हरिहर सर खाना खा रहे हैं शायद। सर नहीं, खाना तो खा लिया। तो फिर कैसे हैं आप? बस आपका बात सुन रहा हूँ। वो तो दवाई मैंने भेज दिया है, अभी देखिए उनको मिल जाएगा, आज भेज दिया हूँ। और वो तो 3 दिन में वहां आ जाएगी सर, थोड़ी देर। हाँ। और सर आप कोई पेशेंट का बताइए। पेशेंट का तो सर आज 2 दिन से बाहर हूँ ने। हाँ। थोड़ा थोड़ा एक थोड़ा मेरे का काम चल रहा है, एक संबंध ज्ञाति वाले में, तो मैं वहां जा रहा था। अच्छा। इसलिए मेरे ख्याल से कल परसों आ जाएगा वो। अच्छा। और शशि मैम, आपने कल केस टेकिंग किया था, वो पेशेंट अभी नहीं ज्वाइन की? गुड इवनिंग सर, वो मनीषा मैम की पेशेंट थी। तो अच्छा, मनीषा मनीषा मैम मैम जो, की। हाँ, हाँ। आप लोग कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। सपना मैडम, आप कोई केस बताना चाहती है? वो बच्चे का क्या है अभी? सपना खत्री मैडम, हाँ बताइए। जी, नमस्ते सर, नमस्कार सर। हाँ हाँ बताइए मैम। हाँ सर, वो बच्चा ठीक है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर अभी उसको। और अरे दवाइयाँ सर कम कर दी हैं अब हमने। जी। तो ओनली अब सर कुटजारिस्ट और कुटजारिस्ट ज्यादा चल रहा है बस अब उसके। अब सर अब सोच रहे हैं अब उनको थोड़े सा बल्ले औषधियाँ, मतलब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है बच्चे की। हाँ, तो उसके लिए सर स्वर्ण प्राशन अब शुरू कर सकते हैं सर, 2 साल का हो जरूर गया है बच्चा वैसे। जरूर। आप रसायन में अगस्ती रसायन, वशिष्ठ रसायन, स्वामला कंपाउंड, ये सब दे सकते हैं, दीपन पाचन करने वाले द्रव्य। तो एक बार उसको द्राक्षा अवलेह शुरू किया है थोड़ा सा। हाँ, तो उसका जो है ना, इतना ब्लड निकला था तो कहीं कमजोरी ना हो, तो एक बार द्राक्षा अवलेह सर शुरू किया हुआ है सही परसों किया से। आपने, सही किया आपने। और जी ना, जी। उनको ना ये बताइए कि कॉन्स्टिपेशन फिर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक करना हाँ मुश्किल। जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी सर उनको बता रखा है। कुटजारिस की मात्रा भी अब 2 टाइम ही करा दी है और कम कम कर दी है मात्रा सारी। वो तो ठीक है, लेकिन पेट साफ होते रहना चाहिए, तो इसलिए घृत कल्पना देना है उनको। घृत में सर क्या देना चाहिए अभी?
दाढ़ी मधिकृत नॉर्मल घी, जिससे उनका इंटेस्टाइन सॉफ्ट रहे कि फिर से ना छिल जाए और फिर से खून ना आने पड़े। बाकी वो सब मात्रा बस्ती तो चल ही रही है ना उनकी अभी रात को, हाँ फिर जो ठीक है, वो। फिर ठीक है। नहीं, हाँ बात फिर। जब कभी ना कभी तो बंद करेंगे, तब हम्म 3 दिन हम्म बाद तब मात्रा हाँ जी। बस्ती से इंटेस्टाइन मजबूत हो जाएगा। हाँ जी सर, मात्रा बस्ती का बहुत ही अच्छा प्रभाव रहा सर, वो शुरू करने के बाद से ही उनको ज्यादा रिजल्ट मिलने लगा सर। सही। हाँ। हम्म। सर एक पेशेंट है अपना, वो मैंने एक सर वो भेजी थी ना वेरिकोसिल वाला। हाँ जी। उनको सर अभी हम अभी एक्चुअली क्या सर, हमारा ना ट्रांसफर हो गया जी। गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर पे। तो आपका अभी। आपने जी क्या सर। सब्जेक्ट में पढ़ाई किया है, एमडी क्या किया है? अगध अगध तंत्र सर, अगध तंत्र में। अरे वाह, तो आप क्या लेक्चरर बन गई? हाँ सर, यहाँ पे राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले हैं ना, तो गवर्नमेंट अपने ही मेडिकल ऑफिसर्स को ही लगा रही हैं जो एमडी बहुत करे हुए बढ़िया। ना एक बार। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपका सरकारी नौकरी हो गया, कितना बढ़िया है। नहीं सर, सरकारी तो पहले ही था सर। लेकिन वो मतलब टीचिंग लाइन में भी आपको मजा आएगा ना, अभी तो वो टीचिंग एक्सपीरियंस लाइन में कर दिया। हाँ जी प्रैक्टिस सर करने वो। के बाद कोई टीचर बनता है तो कितना मजा आता है पढ़ाने में। हाँ, कितना खुशी। 10-12 साल 10-12 साल बाद में फिर वापस टीचिंग। तो इसलिए सर थोड़ा सा अभी मतलब 5-7 दिन डिस्टरबेंस रहेगा, क्योंकि वो शिफ्टिंग होना है वहां पे ऐसे। जी। और लेकिन वो पेशेंट अभी भी जुड़े हुए हैं हमसे, उन्होंने कहा है कि जब भी आपको समय मिले तो हमें ऑन मतलब इस पे ले लेना, लिंक पे, वो मतलब एक बार हाँ उनकी केस टेकिंग कर लेंगे सर। ठीक है, तो ला सकते हैं ना उनको सर इस तरीके जरूर से। ला सकते हैं। आपने हाँ सर। आज का सेशन देखा क्या, 7 बजे नहीं वाला? सर, नहीं सर, आज समय नहीं मिला था इसीलिए। अभी सर थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है जयपुर से सीकर का 2-2.5 घंटे का, तो इसीलिए समय नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, मैं अभी हाँ मेल सर वो। इनफर्टिलिटी ही पढ़ा रहा हूँ जी डेली। जी हाँ जी सर, वो सर अभी हमारा बीच में दो हो रहा है, गया ना सर, ये ट्रांसफर होने की वजह से थोड़ा सा छूट गया। मैं सुनूंगी सर उसको लिंक्स पे। जी। सर एक और पेशेंट है, वो भी आज ही आए, मतलब हॉस्पिटल में ही आए थे कॉलेज में ही। जी। तो उनको भी सर उनकी रिपोर्ट्स में सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट ही मतलब सही नहीं है, मोटिलिटी भी कम है और मॉर्फोलॉजी भी उसकी सही नहीं है तो उनका उनकी। पूरा केस टेकिंग करिए कि क्या हेतु है। केस टेकिंग हुआ, मतलब किसी और डॉक्टर ने मुझे रेफर किया था। मतलब मेरा एक केस सर इनफर्टिलिटी का 2-3 ठीक हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे रेफर किया था। तो फिर जी। हमने उनकी हिस्ट्री तो ले ली सर। जी। तो मैंने उनको बोला आप इस हिसाब से एक बार हिस्ट्री लो फिर बताना। बाकी जी। उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी थी। तो सर जी। उनमें उनमें भी कोई हुआ तो अपन ट्राई करेंगे एक बार। लेकिन वेरिकोसिल वाला पेशेंट थोड़ा क्रिटिकल है सर। वो कह रहे हैं कि हमें सीमेन में और यूरिन में भी थोड़ा सा ब्लड आने लगा है। सब ठीक हो जाएंगे। आप हम्म। मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बस्ती का वीडियो देता हूँ। आप जी उनको जी। मात्रा बस्ती सिखा दीजिए और मात्रा बस्ती दीजिए, चंदन वाला लाक्षादी तेल या शीर बला तेल, जो शीत वीर्यात्मक तेल है ना, उसका चलो। मात्रा बस्ती बहुत अच्छा रहेगा। अभी ये प्राइमरी ट्रीटमेंट करिए, दीपन पाचन लोमन दवाई दीजिए। दीपन। बाकी केस टेकिंग करके हम आगे का करेंगे। सर हम कल थोड़ा फ्री रहेंगे क्योंकि परसों सर छुट्टी है कॉलेज की। तो कल ही तो करा दो। कल हाँ। हम उनको लिंक दे देंगे, तो हम अपन उनका सुन लेंगे सर सारा, है ना। जी। जी जी सर, यही था जी सर। आप ऐसे ही केसेस लेते रहिए, सब सॉल्व करते रहिए, कितने लोगों का भला हो जाएगा आपके वजह से। सब जी अच्छा हो सर, जाएगा। आयुर्वेद की वजह से सर, बस आयुर्वेद की वजह से। हम तो हाँ। सर निमित्त मात्र हैं, हमें आयुर्वेद ने लिया है अपनी शरण में सर। हाँ, तो कोई भी जी काम सर। को परफेक्ट करना है, अच्छा जी। करना है। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ। जी अगर सर। आप रेफर कर देंगी तो वो सर्जरी कर देंगे, और सर्जरी से और हाँ उनको उनको सर आईवीएफ के लिए ही बोला है, उन्होंने बोला आपका कुछ नहीं हो सकता, आप टेस्ट बेबी कराओ। और तो आईवीएफ में क्या गारंटी है कि हो ही जाएगा? वही तो है सर। क्या और जबकि गारंटी है? ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम लग नहीं रही है मुझे, लेकिन अपने आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं वो सर, वो ऐसा हाँ। कोई मेजर नहीं है। हाँ, हो जाएंगे। जी सर। आप लाइए तो फिर सबको यहाँ डिस्कस करने को मिलेगा, सीखने हाँ को। जी सर, वेरिकोसिल वाला केस तो मैं कल ही सर लिंक उनको सेंड कर दूंगी हाँ, इवनिंग में। लाइए तो। और हाँ। जी सर। जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी सर। केसेस लाते रहिए। और अगर तंत्र इतना बढ़िया पढ़ा है कि राजस्थान में आपके सारे स्टूडेंट इतने परफेक्ट निकले ना, इतने परफेक्ट निकले कि कोई और आपके स्टूडेंट के सामने टिक ही ना पाए। इतना बढ़िया पढ़ाई है आप।
जी सर, जी सर। टीचिंग भी करना चाहिए तो अच्छा से करना चाहिए, मतलब मजा आना चाहिए बच्चों को कि पढ़ा रहे हैं। तो अगर तंत्र सुनते ही लोगों को नींद आती है कि क्या ये बोरिंग सब्जेक्ट है। बोरिंग नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है असली में। अगर तंत्र तो सब जगह लगता है, नहीं मतलब। सर, हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें सर, जो सारी डिजीज क्रॉनिक्स होती हैं वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक इफेक्ट से ही होती हैं सर। बराबर। तो वो उनमें अगत का बहुत अच्छा रोल होता है सर। जी। और मतलब अगर हमें तंत्र मैं सर, जितना संहिता इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा अगर तंत्र इम्पोर्टेंट है आज के जमाने में। जितनी भी सर अगध हैं वो सारी दूषित विष जन्य व्याधियों में इस समय क्रॉनिक डिजीज में बहुत काम कर रहे हैं सर। हाँ जी। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही है, प्राउड ऑफ यू मैम। आपका गवर्नमेंट जॉब लग गया, उसके लिए बधाई हो आपको। थैंक यू सर। और वो क्या, हाँ, धन्यवाद सर। गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ है, सीकर में ही है? हाँ सर, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज सीकर है सर। ये अभी खुले हैं, 2021 में कॉलेजेस खोले हैं राजस्थान में, 6 कॉलेजेस खोले हैं गवर्नमेंट ने। तो आपको पे स्केल सेम ही है कि कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? नहीं, वो सेम ही रहेगा सर। उसमें और जैसे सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं अभी यहाँ पे, एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड ऐसे होता है। तो अभी हम ग्रेड सेकंड पे हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर। मतलब और मेडिकल पेंशन, ऑफिसर। जी सर। पेंशन भी मिलेगा? हाँ सर, राजस्थान में अभी तो थोड़ा स्थिति पता नहीं है। अभी एपीएस, यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस तीनों में मिड का ही है सर। अभी कोई ऐसा गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है कुछ भी परफेक्ट। अच्छा। तो हम्म। आपको मतलब ये टीचिंग लाइन पसंद है कि प्रैक्टिस पसंद है? सर दोनों ही हैं एक्चुअल में, क्योंकि अभी जो सर स्टूडेंट अच्छे निकलेंगे तो वही आयुर्वेद में जो फेथ रखेंगे वही आगे अच्छे डॉक्टर बनेंगे सर। बराबर। अगर उनको पढ़ाने वाले सही नहीं मिलेंगे तो उनका पहले से ही मोरल डाउन हो जाता है, जैसे हमारा हो चुका था पहले 2005 में जब हमने आयुर्वेदा में एडमिशन लिया था। तो मोरल डाउन ही था सर। एमबीबीएस में नहीं हुआ इसीलिए आ गए आयुर्वेदा में, ऐसा था। लेकिन अब ठीक है सर। हाँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। जी। जी सर। आपको इतना प्राउड फील कराना है, रिजल्ट दिखाना है बच्चों को, तो बच्चे बोलेंगे हाँ हम्म। हम सही जगह पे आए हैं। जी सर। जी, जी मैम, बहुत यही अच्छा। कोशिश है। जी, हम्म। थैंक यू जी मैम, सर। बहुत जी, अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर शक्ति मोहन जी कुछ बोलना चाहते हैं आप सर? महेंद्र सर बोलिए सर। सर प्रणाम। हाँ नमस्कार प्रणाम सर, शक्ति मोहन जी बोलिए सर। सर। एक अच्छा बोलो महेंद्र उनको सर आप बोलिए, महेंद्र सर पहले आप बोल लीजिए सर। सर, बोलिए। एक पेशेंट है जिसकी एज तकरीबन 40 है हाँ। और उसके पहले L4-5 था। हाँ। तो उसको मैंने करीब करीब मैंने 3-4 महीने हो गए, उसका ट्रीटमेंट ठीक था और वो काफी सही है। लेकिन उसकी एक दिक्कत हुई है, जो टेल बोन है उसके यहाँ एक मांस का हो चाहे बोन्स का एक छोटा सा जैसे कोई टुकड़ा सा गांठ सी बनती है, इस तरह की है कुछ। और हाँ, उसके वो इधर उधर हिलती है और उसको उससे उसे पेन पड़ता है। उस उसको कैसे अपन मजबूत रिमूव करना कर है। सकते हैं? मजबूत करने के लिए अपने तेल है ना मजबूत नहीं, रिमूव क्या? रिमूव रिमूव, करना है सर, मजबूत नहीं करना है उसको। मतलब वो क्या बाहर निकल गया, ग्रोथ हो गया क्या? हाँ, अलग से ही वो हड्डी दिखती है, जैसे मांस या हड्डी सी उसमें, जो बिल्कुल टेल बोन के ऊपर है वो। अब वो इधर उधर जब घूमता है या मुड़ता है या आगे झुकता है तो वो उधर वो एकदम खिंचाव करती है, फिर सारी पूरी मसल्स नहीं, वगैरह पे। मैं तो आप वो एक्सरे या एमआरआई में आपको दिखा गया कि कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ है? ऐसे तो मैं, मुझे लग रहा है कि वो एमआरआई तो उसने किया नहीं, लेकिन एक्सरे आया नहीं तो उसमें आप देखिए ना एक्सरे मैंने में उसको एक्सरे में तो नहीं आया सर। वो मैंने फिर देखा था उसको अपना स्पर्श करके। तो वहां पर एक हल्की सी जैसे एक मूंग मूंग की दाल के बराबर एक वो है। कोई बात नहीं सर, आप ना स्नेहन करिए, और वो सबसे अच्छा है। बिल्कुल अगर कोई एक्स्ट्रा बोन का ग्रोथ नहीं है तो आप ना स्नेहन करिए, वहां पे जैसे कट्टी बस्ती करते हैं ना, वहां से ऊपर से ऐसे बस्ती टाइप बना के और वो करिए। और आप बस्ती दीजिए, मात्रा बस्ती दीजिए। वो जो भी चीज निकला है ना, लिगामेंट है कि टेंडन है, वो सब ठीक हो जाएगा। अस्थि मज्जा पाचक दीजिए, और गुगुल तिक्तक घृतम दीजिए, नारसिंह रसायन दीजिए। इनमें से जो भी देना है आपको दीजिए। गुगुल महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, ये कुछ भी दीजिए आप जो आपको देने का मन कर रहा है, योगराज गुगुल। और आप क्या करिए, बस्ती स्नेहन करिए वहां पे, बस्ती दीजिए। चंदन बड़ा लाक्षादी तेल या क्षीर बला तेल।
बस वो चल रहा है, वो क्या नाम है? और तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, पूरा ठीक हो जाएगा सर। 3-4 महीना करिए, पूरा ठीक हो जाएगा। महेंद्र सर, आपका आवाज कट रहा है सर। अगर एक्सरे में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बैठ जाएगा। महेंद्र सर की आवाज किसको आ रही है क्या? शायद नेटवर्क क्या। चलिए शक्ति मोहन जी, आप बोलिए सर, आप क्या बोल रहे थे साहब जी? शक्ति मोहन जी, आपका नाम कितना पवित्र नाम है, शक्ति भी नाम है, मोहन भी नाम है। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे वमन के एक दिन पहले वस्ती देनी जरूरी होती है ना सर? वो हमारे पीटी जोशी सर, प्रवीण जोशी सर, ये सबका कॉन्सेप्ट है कि अगर देख दिया और तब वमन कराए तो ज्यादा फायदा होता है। इन किताबों में नहीं लिखा है ऐसा। अच्छा, जरूरी जरूरी नहीं है सर देना? नहीं, मैं तो नहीं देता हूँ। मेरे को जब अस्थमा के पेशेंट आते हैं तब देता हूँ, नहीं तो नहीं देता हूँ। अच्छा ठीक है सर। और क्योंकि मैं एक मैं बस्ती दे देता हूँ ना, तो जी, पेशेंट ना उल्टी करने के बदले नीचे से वो लीक होते जाते हैं, तेल रहता है ना। जैसे शाम को मैंने बस्ती दे दिया, मात्रा बस्ती दे दिया, और नेक्स्ट डे सुबह बुला के वमन करा रहा हूँ, तो ऊपर से उल्टी आने के बदले नीचे से निकलता है, इसलिए मैं नहीं देता हूँ। हाँ बताइए। अ, एक दूसरा क्वेश्चन है सर। हाँ, जैसे हार्ट डिजीज है ना सर, तो उसमें अगर क्रूर कुष्ठ ये तो हम घृतपान करा सकते हैं सर? हार्ट डिजीज में तो कराना ही चाहिए। आज मेरे को एक डॉक्टर साहब के रिलेटिव हैं, उनका दिल्ली से फोन आया, अभी कुछ देर पहले आया, कि उनका हार्ट जो है वो पूरा स्टिफ हो गया है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है। और क्या हेतु निकला कि रात्रि जागरण करते हैं वो, रात में केवल 2 घंटे सोते हैं, ऊपर से स्ट्रेस है उनको बहुत ज्यादा, बहुत डिप्रेशन है, पेट साफ नहीं होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तो हार्ट मतलब ब्लड ले रहा है, लेकिन पंप करके पूरे जगह डाल नहीं रहा है। तो अभी अभी सब ठीक है, लेकिन आपका किडनी लीवर सब फेल होने वाला है। तो मैंने उनको बोला कि मैं ठीक करूंगा, ये वायु का प्रकोप है, रात्रि जागरण की वजह से, ज्यादा सोचने से, डिप्रेशन से। आपको जब मैं बस्ती दूंगा, बस्ती का वीडियो भेजा, और उनको बताया कि बस्ती देने से उसको हम सॉफ्ट कर देंगे 3 महीने में, सारे लिगामेंट टेंडन सब ठीक कर देंगे। तो हार्ट के पेशेंट में तो हमें दीपन पाचन करके बस्ती देना ही चाहिए। मैं कार्डियोमेगाली के पेशेंट, अरिथमिया के पेशेंट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के पेशेंट, बंडल ब्रांच ब्लॉक के पेशेंट, पल्पिटेशन के पेशेंट, इन सब में मैं दिया हूँ, बहुत अच्छा फायदा होता है सर। घृतपान घृतपान सर? घृतपान नहीं, बस्ती। अच्छा बस। घृतपान का कैसा है कि घृत, आपने कहा ना आपकी मम्मी को, माता जी को वो हो रहा है, घृत जी, पचता नहीं है, दीपन पाचन के बिना घृत देंगे तो चक्कर। अभी कैसी तबीयत है उनकी? अभी बात हुई नहीं सर, अब करूंगा। आप ना उनको घृत ज्यादा दे दिए हैं, उनको पच नहीं रहा है, उससे नहीं, अजीर्ण के घृत लक्षण ज्यादा आ तो रहे हैं। नहीं दिया सर, एक ही चम्मच लिया माता जी ने, वो भी ज्यादा नहीं उनके दिया। अग्नि को मंद किया है, क्योंकि आमवाद की पेशेंट है ना वो, बेसिकली। अच्छा ठीक है एक सर। वो जहर का काम एक किया, अजीर्ण अगर हो गया ना घृत से भी, तो हेडेक होता है, चक्कर आता है। इसलिए ऊपर से घी नहीं पिलाते हम लोग हार्ट के पेशेंट को, दीपन पाचन करके जब उसकी निरामावस्था है तो अर्जुन घृत देते हैं हम लोग, देते हैं घृत, जीवनीय घृत, दाढ़ीमती घृत देते हैं। लेकिन बस्ती का इसमें रोल है, बस्ती ज्यादा अच्छा फायदा करती है। हाँ बोलिए। जी सर, कुछ लोग होते हैं सर, उनको दूध पीते जो है मोशन हो जाता है, तो उसमें दीपन पाचन करना चाहिए सर? क्या करना नहीं, चाहिए वो सर? मृदु कोष्ठी होते हैं, आप दीपन पाचन करिए या कुछ भी करिए, वो मृदु कोष्ठी है, दूध पीते ही हो जाएगा। एक तो वो गिलास भी ठीक दूध नहीं पियेंगे होता? ना तो मोशन हो जाता है उनका। वो ठीक नहीं हो सर वो सकता? बस्ती के नाम तो बताइए, कौन सा बस्ती? हृदय रोग में जो आप दे रहे हैं। तो मैंने बताया ना सर, हृदय रोग के लिए बस्ती। अच्छा, मेरे पेशेंट का कैसे कॉमन बताऊं? जी जी, कॉमन बता दो। कॉमन दशमूल काढ़े का एक दिन, और दूसरे दिन हम लोग ये धानवंतर तेल, शीरबला तेल, और जैसा बीमारी है उस हिसाब से केस टिकिंग करके पूरा अच्छे से करके, और फिर तेल, तेल कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, सब जी तेल सब में नहीं डालना है। आप सर केस टिकिंग करिए गौतम सर, फिर मैं आपको परफेक्ट बताऊंगा। इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा ना, जो एलोपैथी का कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हैं। केस टेकिंग करिए, फिर मैं बताऊंगा।
ठीक सर। हाँ, और शक्ति मोहन जी आप क्या बोल रहे हैं? वो मृदु पुष्ट सर, दूध पीते जो है मोशन हो जाता है, तो ये लोग दूध नहीं पी सकते सर कभी? नहीं, वो पी सकते हैं। आप उनको शुंठी सिद्ध शुंठी सिद्ध दूध दे सकते हैं या पानी डाल के दे सकते हैं, कोई बात नहीं। और पेट साफ होता है तो अच्छी बात है ना। और दूध पूरा वैसे का वैसे ही थोड़ी ना निकलता है, वो एब्जॉर्ब भी होता है, जो जो एब्जॉर्ब करना है करता है। मतलब दूध पीने से जिनको लूज मोशन होते हैं, वो दूध का जो घट्ट भाग है वो अपने एसिड से फट जाता है, और जो पानी है वो निकल जाता है विरेचन में, और वो ये तो फट ये के हमेशा होता है सर, ये क्या हमेशा होता है सर, जब भी दूध पियेंगे तो ऐसा हो जाता है, तो ये दूध नहीं पी सकते सर? पीना चाहिए ना दूध, उसमें क्या है, तो मोशन हो जाता है सर? होने दीजिए ना, वो पानी बस निकलता है। दूध का जो घट्ट भाग है ना, वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेते है। दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानी, ऐसे बोला ही है। कोई बात नहीं, होने दीजिए। दूध और खुद विरेचक द्रव्य है, लेकिन क्रूर कोष्ठी को नहीं होता है। लेकिन दूध विरेचन करने वाला द्रव्य है, इसको ध्यान में रखिए। कभी कभी सर फीमेल पेशेंट में ना सर, जैसे उष्ण क्रियात्मक दवाइयां दे दी तो उनको मेंस्ट्रुएशन की ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो जाती है सर, तो उसको रोकने के लिए कुछ आयुर्वेद में गुलकंद कुछ? है, आंवले का मुरब्बा है, तंडुलोदक है। चावल को भिगो के रखिए पानी में, और जब फूल जाए तो वो चावल को हटा के वो पानी पीना है, मिश्री डाल के। तंडुलोदक है। हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो पुष्यानुक चूर्ण है, नागकेशर चूर्ण है, सर लोद्र चूर्ण है। नाक के सर तो दे दिया सर, लेकिन हो नहीं रहा सर, रुक नहीं रहा सर, काफी समय हो पुटजारिश गया सर, दूसरे दिन। पुटजारिश दीजिए 50-50 ml दिन में 3 बार, रुक क्या जाएगा। सर? पुटजारिस्ट। सर उसिरासो व चंदनासो बोलबद रस दिया है सर, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा, हाँ अब तो 3 घंटे बाद दे रहा हूँ। पुटजारिस्ट दीजिए, अभी 1 घंटे में फायदा हो जाएगा। और तब भी अगर हो रहा है तो चंदन मिला लाक्षादित तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए, हो जाएगा ठीक। और वो पेशेंट को फिर पित्त बढ़ाने वाली चीजें नहीं देनी है, मतलब उष्ण विरात्मक चीजें नहीं देनी, वो ध्यान में रखिएगा। हाँ ये गलती हो गई सर थोड़ा। कोई बात नहीं, गलती नहीं हुआ। गुड़ लिंगम परीक्षित उपशम अनुपशाभ्याम। गुड़ लिंग हमें कब पता चलता है? उपशय अनुपशय से पता चलता है। तो आप क्या ब्रह्मा जी हैं क्या कि आपको हर चीज मालूम होगा? आप करेंगे तभी तो कहाँ सही है कहाँ गलत है, तभी तो पता चलेगा। कोई गलती गलती नहीं हुआ आपको। आप अगर जानबूझ के गलती करेंगे तब गलती होगा। ये आपको सिम्टम समझ आए, ये तो आप सही इंसान है कि आपने उसको समझ लिया कि क्या चीज से हो रही है। गलती नहीं हुआ आपको, सब सही है आपका। और थैंक यू सर। बताइए। हाँ थैंक यू सर, और बताइए। तो यही था सर सर। वो मेरा नेटवर्क गड़बड़ कर गया, पूरा सुन नहीं पाया मैं। सर आप क्या करिए वहां पे, एक्सरे में या एमआरआई में कुछ ग्रोथ तो नहीं है ना बोन का? एक्स्ट्रा ग्रोथ तो है नहीं? एक्सरे में तो नहीं आ रही सर। तो फिर एमआरआई क्यों उसने कराई नहीं, और मैंने उसको चंदनवाड़ा लाक्षादी तेल की बस्ती दे रखी है, एकांग वीर रस, योगराज बुग्गल, अजमोदादी और प्रबाल पिष्टी, और साथ में उसको रासना सप्तक क्वाथ से दे रखा है, और 10 ब्लस्ट और बलास्ट चला रखा है, और एरन ब्लस्ट रित की दे रखा है नाइट में। और साथ में उसको मैंने आज उसमें उसके ऊपर लगाने को जो अपन सल्लकी आती है उसकी लेप के लिए कहा है। पहले मैंने उसको सहेजने के लिए कहा था, तो सहेजने को लगाने से उसके मेरे उसमें बहुत तेज खिंचाव हुआ, तो वो तो उसने नहीं लगाया। अभी आज मैंने सल्लकी दिया, और उसमें मैं कि क्या कर सकते हैं इसमें, मेरे समझ में नहीं आ रहा, इतना बस्ती पेन उसके कारण। जब तक आप ऐसा सोचिए, वहां का एनाटॉमी सोचिए कि वहां पे खिंचाव है, टेंडरनेस है, स्टिफनेस है। वहां पे रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, परिश गुण, खर गुण बढ़ा हुआ है। वहां पे वात का शमन करना है आपको। तो वहां पे जैसे कटी बस्ती करते हैं, वैसे ही वहां वो एरिया में ऐसे कटी बस्ती जैसे बना के और तेल को धारण करने के लिए रखना है। एक चीज ये। दूसरा चीज ना, उनको बस्ती कंटिन्यू देना है। मतलब जैसे चंदन वाला लाक्षादी तेल, शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, धानवंतर तेल, ऐसे कंटिन्यू मात्रा बचती जाएगा ना, सॉफ्ट हो जाएगा वो एरिया, और वो जो ऊपर उठाव है वो बैठ जाएगा, ठीक हो जाएगा। चंदन लाक्षादी तेल का तो मैंने उसको पहले भी दिया था, 15-20 दिन पहले भी, और अब वापस मैंने कल से वापस चालू कर दी उसकी सही बस्ती, किया आपने, सही किया वो आपने। मात्रा बस्ती। हाँ सही किया आपने। लेकिन ज्यादा जाना चाहिए सर, कम से कम 10-15 लीटर तेल जाएगा ना बस्ती में बहुत टाइम में, तब वो सॉफ्ट हो जाएगा वो एरिया। अभी वो सर मेरे पास 50-60 ml से ऊपर फिर उसको वो होल्ड नहीं कर पाता, फिर वो तुरंत भगता है उसमें कोई बात नहीं, वो जाने दीजिए। लेटरिन में। 6 महीना लगने दीजिए, उसमें क्या है।
मेरे पास एक पेशेंट आए थे गांव से, महाराष्ट्र में एक गांव है सासवड़, वहां से आए थे। मोरगा सुपा सासवड़ ऐसे जगह है, वहां से आए थे। तो उनको अवेस्कुलर नेक्रोसिस था। तो अवेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से उनको पेन किलर का इंजेक्शन लेना पड़ता था। तो आयुष दर्पण के एक बीएमएस डॉक्टर हैं, वो सुनते हैं मेरा लेक्चर लेकिन एलोपैथी करते हैं। तो उन्होंने मेरे पास भेजा। तो मैंने कहा कि आपको रोज आना पड़ेगा। वो बोले मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मेरे क्लिनिक से उनका जो है वो 300 किलोमीटर दूर है, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन एक्चुअली कम है, 100-150 ही होगा। उन्होंने कहा मैं रोज नहीं आ सकता और बारिश का सीजन है। तो मैंने उनको बस्ती सिखा दिया और मैंने सब दवाइयां दे दी। तो वो 1 महीने बाद है, खुद बस्ती लिया उन्होंने। 3-4 लीटर तक, 4 लीटर तक बस्ती ले लिया 1 महीना में। और घी भी खाते गए, रोज का 100 ml, और दीपन पाचन अच्छा हुआ। तो क्या बोले कि अभी मैं नीचे बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन कभी कभी उनको पेन किलर का इंजेक्शन लेना पड़ रहा था। दूसरा महीना में आए तो बोले अब मुझे पेन किलर का दवाई भी लेना पड़ता नहीं है, और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो गई है, सब अच्छा हो गया है। मैंने उनको कहा कि आपको 1.5 साल करना पड़ेगा, फिर परमानेंट ठीक हो जाएंगे, अब वेस्कुलर नेक्रोसिस ठीक हो जाएगा। तो ये स्नेहन, जो हम बस्ती के रास्ते से स्नेहन कर रहे हैं, इसका कितना पावर होता है सर, बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही आपके पेशेंट को वहां पे जो रुक्षता आ गई है, उसको बस्ती से ही आप कवर कर सकते हैं सर। तो मात्रा बढ़ाऊं उसकी, फिर यही तरीका है, फिर तो नहीं, मात्रा बढ़ाऊं मात्रा, उसकी। मात्रा बढ़ा के बोलिए कि आप लेके और आधा घंटा लेटे रहिए, 1 घंटा लेटे रहिए, कहाँ भागना है ना। नहीं, वो लेते ही फिर जैसे मैंने पहले पहले उसको 60 ml दी थी, तो 60 ml से उसके क्या फिर उसको तुरंत ही मोशन मोशन का होता है, और मोशन जाना पड़ता है तुरंत ही, वो तो शुरुआत में और उसमें होता है वो सर, तेल निकल जाता है। शुरुआत में होता है, बीच बीच में थोड़ा बढ़ा के देखिए तो क्या होता है। कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऐसा होता है। शुरुआत में पहले पहले मैंने 15 दिन पहले भी दिया था सर उसको, ये चंदन बड़ा लाक्षाई तेल का ही, और अभी मैंने वापस उसको चंदन बड़ा लाक्षाई तेल ही मंगाया, और उसी का चल रही है। आप अब किसका मैंने कल मंगाते हैं? उसको चालू की थी, आप किसका मंगाते हैं? चंदन बला उसका लाक्षाई? टावर का। अच्छा, कोई कंपनी है क्या उधर? हाँ, डाबर कंपनी है ना वो। डाबर की बेकार है। मैं आपको चंदन बला लाक्षादी तेल कभी भेजूंगा, आप मेरा बस्ती लेके देखिए, मेरा तेल का कभी नहीं आता वापस सर। डाबर का चलो फिर कंपनी उसी का क्यों, तो क्योंकि ऐसे आपने बहुत देखा है परेशान है, 10 वो मुलर। करा ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन तो मत कराओ, ऑपरेशन से बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऑपरेशन कराने से समस्या खड़ी हो जाएगी फिर। हाँ, मैं कंपनी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डाबर क्या करता है, एप्पल फ्लेवर दशमूलारिष्ट, मिक्स फ्रूट फ्लेवर दशमूलारिष्ट, कुछ भी ऐसे उल्टा पुल्टा चीज बना के बेचते हैं, कुछ भी ऐसे बकवास। कभी सुना है एप्पल फ्लेवर दशमूलारिष्ट? कभी देखा है, कभी ग्रंथों में कहीं देखा है? वो लोग ग्रंथों में तो कहीं नहीं है, मेडिसिन का तो मामला अपने और इस राजस्थान में तो बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, तो ये एप्पल फ्लेवर दशमलव रिच बेचेंगे, मिक्स फ्रूट फ्लेवर, फ्लेवर डाल के और दशमलव रिच बेच रहे हैं। तो वो, और वो कैसे भी बनाते हैं, मतलब वो इथेनॉल डाल के कैसे भी बना के बेच देते हैं। तो वो ऐसे इसलिए तो रिजल्ट नहीं आता। आपके पेशेंट को मात्रा बस्ती क्यों नहीं फायदा कर रहा, क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो अच्छे से बना नहीं है तेल। चलो फिर उधर से मंगवाता हूँ, पर आपके यहाँ से, क्योंकि इसमें तो ये दिक्कत हो सकती है। जी, ठीक है सर। और बताइए, कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं? सर, हाँ सर, बोलिए सर। वो कैंसर के बच्चे का आपने हिस्ट्री लेने के लिए बोला था मुझे, मैंने उसका हाँ हिस्ट्री लिया। तो हाँ उसको सर्दी खांसी और बुखार ये 2-3 महीने में आता रहता था। हाँ और उसको जो ये सिम्टम कैंसर का चालू हुआ था, उसके पहले 1-2 महीने उसका पैर नी जॉइंट में दर्द करता था, क्योंकि उसके हाँ फिबुला के ऊपर ही वो सब हुआ है। हाँ। और उसका मैंने वीडियो कॉलिंग पे ही लिया वो, क्योंकि अभी इधर से तो 100-120 किलोमीटर पे था, तो मुझे इसीलिए। ये पूछना है आपसे हम्म। कि उसका अगर मेडिसिन नहीं लिया तो फीवर 2-2 दिन के गैप के बाद आता है क्या? अभी नहीं आ रहा है, अभी उसको केमो चालू, 2 केमो हो गए उसके, वो पाँच ठीक पाँच दिन शुरुआत जब हुआ था, फीवर कितने कितने वो उस टाइम हुआ, जनरल जीपी के पास जाता था, एंटीबायोटिक और एंटी पायरेटिक वगैरह लेता था, वो चल जाता था। तो इसमें ना वो अस्थिगत ज्वर, ऐसे विषम ज्वर जो है ना, हाँ। चतुर्थक ज्वर, वो शुरुआत हुआ होगा, और उसको ही दबा दिया गया चतुर्थक ज्वर, और उसकी वजह से हो रहा है। इसमें अस्थि मज्जा पाचक,
और त्रिभुवन कीर्ति रस, महाज्वरांकुश रस, ये सब ट्रीटमेंट शुरू करेंगे ना तो वो पेशेंट अच्छा हो जाएगा सर। क्योंकि उसको 2 केमो दिया है, वो केमो दिया तो वो 5 दिन उठता ही नहीं बच्चा, तो बोलते अभी तीसरा केमो 13 तारीख को देना है, दूं या न दूं? मत दीजिए, मत हाँ दीजिए, नहीं देने का, वो बढ़ेगा फिर। वो क्या है ना, सिम्टम बढ़ेगा, वो जहर डालते हैं केमोथेरेपी में। हाँ, अपन अभी उसका स्वेलिंग और टेंडरनेस कम है उधर का, 2 दिया है तो, और वो लेना नहीं चाह रहे वो लोग, तो तो बोले आप तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए ना सर, तिक्तक क्षीर अच्छा बस्ती से कवर कर सकते हैं ना वो सब चीज। एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती, एक दिन आप दानवंतर तेल या शीर बला तेल ऐसे दीजिए, और बोलिए आप केमोथेरेपी करिए, लेकिन मेरा 15 दिन के बाद क्या सिम्टम है उस हिसाब से। अच्छा हाँ, और उसमें अस्थि मज्जा पाचक दीजिए, अस्थि मज्जा पाचक से सिद्ध क्या घृत दीजिए, या महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, और आप उनको ये दीजिए ज्वरांकुश रस या त्रिभुवन कीर्ति रस, महासुदर्शन घनवटी। ज्वर का चिकित्सा करिए और फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है, मजा आ जाएगा। वो उस टाइम उसको कॉन्स्टिपेशन की भी इश्यू हो रही थी, हाँ, ऐसा बोल चाहे रहे पुरुष धरा कला चाहे वो अस्थि धरा कला, पुरुष धरा हाँ, कला विकृत है तो अस्थि धरा कला विकृत हो गई, इसलिए वो बोन टिप हम्म, दिख रहा है। तो आप पुरुष धरा कला अच्छा करिए सर, तिक्तक क्षीर बस्ती से, देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। चलेगा। और आप बोलिए कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केमोथेरेपी मत लो, आप बोलिए कि डिले करके लो, आयुर्वेद का थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिलने से थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ने दो, उसके बाद आप लो। हम्म, और जब 1 महीना हो जाएगा, आप एक बार हम्म, रिपोर्ट करा के देखिए, जब नॉर्मल होगा तो इसी को कंटिन्यू करिए, एलोपैथी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर प्रीति जुकारिया मैम, आप कुछ केस बताना चाहती हैं क्या? प्रीति मैडम, डॉक्टर गंगवार सर कुछ केस बताना चाहते हैं? शशि मैम, शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं कि खाना खा रही हैं? गुड इवनिंग सर, खाना तो खा चुकी हूँ मैं। चलिए, आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, मतलब गर्ल्स में तो सबसे इंटेलिजेंट आप ही हैं। तो ये जो डॉक्टर अंजलि मैडम है ना, इनको आप थोड़ा शॉर्ट में ये बताइए कि केस टिकिंग कैसे करना चाहिए, हेतु संप्राप्ति कैसे निकालना चाहिए, इनको थोड़ा आप समझाइए। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड अंजलि इवनिंग मैम। मैडम आपको याद एक्चुअली है? यहाँ पर हैं डॉक्टर अंजलि राघव मैडम, इनको बताइए आप थोड़ा। हाँ मैम, दिख रहे हैं। आप वीडियो ऑन एक्चुअली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, शशि मैम नहीं वीडियो ऑन नहीं कर। नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो तो फिर अंजलि मैम बताइए। देखो, सिंपल सी बात है कि हमारा आयुर्वेद का कंसेप्ट है संक्षेपतः क्रिया योग निदान परिवर्जनम, मतलब सिंपल सी बात है, कॉज एंड इफेक्ट वाला हिसाब था कि कारण होगा तो कार्य होगा, जो कार्य कारणवाद हम लोग अपने आयुर्वेद में जानते हैं। क्या सिंपल सी भी वजह होती है, वजह होगा तो कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा बॉडी में। तो यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए मेजोरिटी लोग का आज की डेट में क्या क्या हेतु मिलते हैं, उस हिसाब से हम ज्यादा सोच सकते हैं। तो एक तो रात्रि जागरण आजकल हर किसी का है, चाहे वो एमएनसी में जॉब करने वाला है, उसकी मजबूरी है कि लास्ट टाइम उसको अपने टारगेट वर्क कंप्लीट करने होते हैं। तो ये लोग, कई बार ऐसा होता है कि उस टारगेट के लास्ट में जागते हैं, नहीं तो कई बार वीकेंड में इनका सैटरडे संडे भले ऑफ होता है, बट फ्राइडे को कई बार ये लोग रात के 2:30-2:30-3 बजे तक भी काम करते हैं, वो उनकी मजबूरी होती है। हालांकि उनको सैलरी इतनी ज्यादा देती है कि कंपनी का मानना होता है कि भाई हम लेंगे कब, जब हमको 30-35 लाख दे ही रहे हैं साल के। तो इस तरीके से उनके पैकेज होते हैं, बट उनका वो हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता है। और उसके पीछे एक और वजह वो साथ में डालते हैं कि भाई हम फॉरेन हैं, तो मतलब कंपनीज हैं तो उनका टाइमिंग अलग होता है। जैसे मान लो कोई यूएस की बेस्ट कंपनी है, तो आपको पता है, मान लो मैं मिशिगन की ही बात करती हूँ, तो मिशिगन और इंडिया के टाइम इंटरवल के बीच में 10-10.5 घंटे का गैप होता है। ऐसे कनाडा का टाइम है, आपको पता ही है। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग टाइमिंग है। तो एमएनसी में मतलब जो लोग काम करने वाले होते हैं, अधिकतर उनका रात्रि जागरण होता है। फिर रात्रि जागरण होगा तो पक्का सी बात है दिवाशयन होगा। दिवाशयन का सिंपल सा कंसेप्ट ये नहीं होता कि जो हम सोचते हैं कि दोपहर में दिन में सोना ही दिवाशयन होता है। अगर आप सूर्योदय के बाद सोते हो तो वो भी दिवाशयन में आता है। और दिवाशयन की वजह से जो है कफ का प्रकोप होता है। कफ का प्रकोप होगा तो अग्निमांद होगा, मतलब आपका पाचन ठीक नहीं होगा, तो आम बनेगा, सबसे बड़ा है। जो रात्रि जागरण है उसमें वात पित्त का प्रकोप होगा। तो एक तरीके से समझो कि जिस इंसान ने रात्रि जागरण किया और दिवासन करेगा ही करेगा, लेट सोकर उठेगा चाहे दोपहर में सोएगा, तो उसके तीनों दोस्तों ऐसे ही प्रकोपित हो गए। एक ये हो गई वजह। बहुत सारे लोग के साथ मैंने देखा है, वो खाना थोड़ा सा भूख से ज्यादा खाते हैं। मतलब उनको जब तक नहीं लगता कि हमारे स्टर्नम को फील्ड को टच न कर ले,
तो गले तक जिसको कहते हैं भरकर खाना, तो वो जब खाना ज्यादा खाता है जो इंसान, तो सर्दोष प्रकोपक हो जाता है, मतलब वात पित्त कफ तीनों प्रकोपित हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत कम खाना खाते हैं तो उनका वात प्रकोपित होता है। तो ऐसे भी सारे लोग को कब्ज की तकलीफ होती है, और ये अष्टांग में शायद संग्रह में ही इसका रेफरेंस दे भी रखा है कि कम खाने वालों को कब्ज की तकलीफ होती है। तो जो कम खाएंगे उनको भी तकलीफ होगी, जो ज्यादा खाएंगे उनको भी तकलीफ होनी है, क्योंकि अपना सीधा है बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम चलता है, ना लेफ्ट चलेंगे ना राइट चलेंगे वाला हिसाब तब चलता है। और हर बॉडी का अलग अलग इक्विलिब्रियम है, ऐसा नहीं होता है कि हर किसी के लिए एक चीज लागू होती है, कि 2 रोटी 4 रोटी कंसेप्ट नहीं होता है। तो एक तो हेतु में आपका रात्रि जागरण सबसे बड़ा हेतु हो गया, एमएनसी वालों को तो है ही। और आजकल बहुत बढ़िया सा कल्चर चला है बच्चों का, जो बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल वोबाइल यूज कर रहे हैं, जो लोग रील्स वगैरह बैठकर देख रहे हैं, जो भी कचरा देख रहे हैं, मतलब उसकी वजह से भी हो रहा है। तो कुछ लोग की तो मजबूरी है, वो लोग या तो जो नाइट जॉब करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, उनका रात्रि जागरण होता है, तो उनकी तो मजबूरी है। बट मेजोरिटी लोग का मैक्सिमम परसेंटेज मुझे लगता है मोबाइल की वजह से या नेटवर्क वाला नौटंकी है। तो एक तो रात्रि जागरण के हेतु मिलते हैं, दूसरा आपका दिवाशन का हेतु मिलता है, तीसरा और अच्छा बढ़िया हेतु मिलता है कि लोगों का क्या है, जंक फूड खाने का है, क्योंकि नॉर्मल खाने में किसी को स्वाद नहीं आता है। जो बिल्कुल नॉर्मल खाने का मतलब है, जैसे घिया तोरी ये सब सारी चीजें, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ तो मैं नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बात करूंगी, तो ये सारी जो चीजें जो रीजनल और सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, तो उसमें लोगों को स्वाद नहीं आता। फल भी खाना है तो उसको बढ़िया सा ढेर सारा फल एक साथ काट लेंगे, उसमें बढ़िया सा चाट पाउडर डाल दिया या कुछ कुछ और डाल दिया, मतलब बढ़िया से गार्निशिंग करके तो खाएंगे फ्रूट्स के साथ में भी बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग सब्जियों में बहुत बहुत ज्यादा चीजें करते हैं। तो खाना भी जो खाते हैं वो उसके नेचुरल फॉर्मेट में, मतलब कम से कम इंग्रेडिएंट के साथ नहीं बनाएंगे, बढ़िया सा तड़का तड़का मार करके बनाएंगे, तो उससे भी वो पाचन में बहुत भारी हो जाता है। तो और यहाँ पर एक चीज और है, आप लोगों से पूछ लीजिए कि भाई तुमको सादा खाना पसंद है कि तेल मसाला। तो अगर किसी को तेल मसाला पसंद है तो आप ये जान लो कि उसकी बॉडी में आम होगा। जिसकी बॉडी में जितना आम या कचरा होता है उसको उतनी ही सादी चीजों में स्वाद नहीं आता है, क्योंकि उनकी बॉडी का हर चीज ब्लिंक ऑफ आई वाला होता है। मतलब उनको मोशन का वेग आएगा तो ब्लिंक ऑफ आई आएगा, इग्नोर कर दिया तो वो चला जाना है। ऐसे उनकी भूख प्यास भी वो सही सही नहीं जानते हैं, उनको सोना जागना है तो वो भी सही से उनको नहीं पता है सारी चीजों का, मतलब क्रिस्टल क्लियर उनको नहीं आते हैं अर्जे जो भी होते हैं। तो एक तो खाने का बढ़िया सा है कि जो नेचुरल खाना है, जो पीढ़ियों से चल रहा है, आप 7 8 10 पीढ़ियों से जो आपके घर में खाना खाया जाता है, एक्चुअली आपको वही साथ में होता है। इसलिए हर फैमिली वाइज खाने पीने का जो पैटर्न होता है पुराना। बट हमें क्या है कि हम फैंसी फूड खाएंगे, हम स्टाइलिश दिखेंगे, हमारा स्टेटस सिंबल है कि हमने डोमिनोज का पिज्जा खाया है या इस कंपनी का मैकडोनल्ड का बर्गर खाना है, मतलब अलग तरीके से लोगों का है। कुछ को बर्गर पिज्जा चाउमीन पेस्ट्री पैटीज वो खाते हो तो लोगों को शान लगता है, अपना स्टेटस लगता है। और रोटी सब्जी खाने में लोग मतलब तौहीन समझते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, कई बार लोग दिखावे के चक्कर में खाते खाते हैं, और उसमें क्या होता है, इन सारी चीजों में फ्लेवरिंग एजेंट डाला जाता है और कुछ कुछ और भी चीजें डाली जाती हैं, जिसकी वजह से आप इनके गुलाम हो जाते हो। मतलब आपको क्रेविंग होती है उन चीजों की, और उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा खाते हो। तो उस वजह से भी मात्रा से अधिक आहार हो गया और कचरा वाली चीज हो गई, क्योंकि आप उसमें देखोगे मैम मैदा है या जो भी चीजें हैं वो नेचुरल फॉर्मेट में नहीं है। हर चीजों को रिफाइंड करके प्रोसेस्ड करके बनाया गया। तो बॉडी हमारी तो मैन मेड तो है नहीं, ये तो परमात्मा की है। तो यहाँ पर कोई भी चीज और रिफाइंड और प्रोसेस्ड और प्रिजर्वेटिव नहीं चल पाता है। यहाँ पर हर चीज प्रकृति की चलेगी। तो जो इंसान जितना नेचुरल चीज है और नेचुरल तरीके से खाएगा उसका शरीर उतना हेल्दी रहेगा। तो खान पीन का ये पंगा है। कुछ लोग क्या रहता है कोल्ड ड्रिंक बढ़िया से पीते हैं। मैं ऐसे कई सारे लोग को जानती हूँ जिनकी बहुत सारी सर्जरीज हुई हैं, बट उनका एक बढ़िया हेतु था कि हम डेली ये कोल्ड ड्रिंक पियेंगे ही पियेंगे। 60 60 साल के लोगों की बात बता रही हूँ, मैं पर्सनली जानती हूँ ऐसे ऐसे लोगों को। तो जबकि पता है कि कैल्शियम पूरा बॉडी का फॉस्फेट सब सारा निकल जाएगा, बोन्स वीक हो जाएंगी, और ये तो बहुत छोटे साइड इफेक्ट है, और भी पता नहीं कितने साइड इफेक्ट है कोल्ड ड्रिंक वगैरह के। बहुत सारे लोग को है कि बियर वगैरह बहुत पीना है, सिगरेट पीना है, वो तो आपको पता ही है, सब दुनिया भर का पूछना ही है पेशेंट से। क्योंकि जो लोग अल्कोहल वगैरह का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं तो उनके साथ भी उनको ऊर्ध्वात या डकार वगैरह की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और बाद में उनको और भी तकलीफ होती है। या इसी तरीके से स्मोकिंग के साथ है, जिंदगनी सर आज बता रहे थे, वो लोग अंदर एयर बहुत ज्यादा इनहेल कर लेते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हो तो उनको भी उद्गार की ज्यादा तकलीफ होती है। मतलब अपने यहाँ बोलते हैं ना कि उद्गार बाहुल्य जो होता है वो हार्ट डिसीज वगैरह होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उसमें। तो ये तो हो गया आपका लगभग खान पान का। अब दूसरी एक और बढ़िया सा अच्छा सा है, हर इंसान क्या है
बाहर से हर कोई भले बोलता है कि ना जी हम तो सीधे सरल इंसान है, पर अंदर से हर इंसान हाईली एम्बिशियस है। हाईली एम्बिशियस का मतलब ये है कि कैलिबर का 2 या 4% है, या हम मेहनत करेंगे 2 घंटे लेकिन हम सपने देखेंगे 10 घंटे वालों के जितना, कि उसने इतना अचीव कर लिया मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो कंपैरिजन है, और मतलब उस जो चीज पाना चाहते हैं उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है। हर इंसान और बहुत ज्यादा शॉर्टकट हर कोई अपनाता है, सही तरीके से काम नहीं करना चाहता, तो वहां से भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। तो मेंटल लेवल पर भी हर इंसान का एक तो ये है कि बहुत एम्बिशियस है, हर चीज पाना चाहिए और हर चीज बहुत जल्दी पानी चाहिए, मतलब चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। एक ये भी है लोगों का। उससे बड़ी बात है कि जो और भी मतलब कहते हैं ना, काम क्रोध मद लोभ मद मात्सर्य, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो षड रिपु, मतलब जो शास्त्र कहता है एस्ट्रोलॉजी क्या, आपके धर्म शास्त्र में भी षड रिपु है। तो उसमें काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मात्सर्य है, और एक और है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है। जैसे आजकल आप देखो छोटे बच्चे ही बहुत ज्यादा जिद करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। और अभी सर कल पढ़ा रहे थे पाठक सर कि जब जो इंसान ज्यादा क्रोध करता है तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, ओज क्षय हो जाता है। आज मैंने अपने बेटे को ये बात समझाई। तो ओज क्षय हो जाता है, या समझ लो क्रोधात पित्तम आयुर्वेद का कंसेप्ट है। तो जो इंसान क्रोध ज्यादा करेगा उसका पित्त बढ़ा रहेगा, उसको पित्तज व्याधियां सारी होंगी, तो हाई बीपी वगैरह तकलीफ होने के चांसेस आपको पता ही है। और ज्यादा क्रोध करेगा तो ऑब्वियस सी बात है अपने घर का माहौल भी खराब करेगा, खुद तो मतलब अंदर जल रहा है। क्रोध एक ऐसी चीज होती है कि खुद को भी जलाएगा, सराउंडिंग को भी जलाएगा, क्योंकि आग है एक तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में समझो तो क्रोध हो गया। मद का मतलब होता है घमंड है। अब घमंड में आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाले के साथ आप कैसा बिहेव कर रहे हो, तो उसमें भी एक नेगेटिव एनर्जी आप बहुत ज्यादा लिखते हो। मत्सर्य होता है probably, जैसे बहुत ज्यादा चीजों का कंजंक्शन करना। ठीक है, इसी तरीके से ईर्ष्या है, डाह है, मतलब सारे वो नेगेटिव इमोशंस जितने हैं, उन सारे नेगेटिव इमोशंस का अलग अलग आपको पता है। स्ट्रेस जब ज्यादा लेते हो तो खास करके भय वगैरह होता है तो आपकी किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अलग अलग स्ट्रेस से अलग अलग ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ता है। या सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो जितने नेगेटिव इमोशंस है उससे हमारा हाइपोथैलेमस सही तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि वो तो इमोशन का सेंटर है ना। तो इमोशन बढ़िया वाला मिलेगा तब तो बढ़िया है, प्यार से रहेंगे। प्यार से रहने का मतलब होता है कि आप हर चीज के साथ प्यार से रहना, और उसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर हो। जैसे परमात्मा बोलते हैं ना कि सतचित आनंद है, तो जिसके पास जो रहेगा वो दे पाएगा। तो इंसान हर चीज को क्या है कि बहुत ज्यादा अंदर से परेशान, तो स्ट्रेस वाला है तो स्ट्रेस वाला फैक्टर तो पेशेंट से पूछना ही है। कई बार बहुत सारे लोग बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब रात में उठेंगे, सोएंगे जल्दी, सुबह उठना, खाना पीना सब करते हैं, लेकिन उनका अंदर का स्ट्रेस लेवल बहुत होता है, स्टबर्न एटीट्यूड होता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट का ये सबसे बड़ा कारण होता है, जिद्दी होते हैं अंदर से बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग बाहर से बहुत माइल्ड नजर आएंगे, बाहर से लगेगा एकदम शहद घुली हुई है, अंदर से अगर उनको खंगाल देंगे तो पता चला इतने अड़ियल होंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। कई बार कुछ लोग खुद के साथ जिद्दी होते हैं। जैसे महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता था कि वो अहिंसा दूसरों के लिए करते थे, बट खुद के लिए वो बहुत हिंसा करते थे। कुछ उनकी बात नहीं मानी जाती थी, तुरंत आमरण अनशन पर बैठ जाते थे। इस तरह के बहुत सारे लोगों की अपनी कुछ कुछ चीजें होती हैं। तो आप स्ट्रेस का भी ये तो देखिए, क्योंकि चरक हमारे साफ साफ कहते हैं, चरक जी, विषादो रोग वर्धना नाम, या हिंदी की एक बढ़िया सी सेइंग है, चिंता चिता के समान है। तो स्ट्रेस की हेतु की वजह से भी सारे दोष का प्रकोपित होना है। और मेंटल लेवल पहले बॉडी में चेंजेस होते हैं, फिर फिजिकल लेवल पर होते हैं। जैसे कुछ लोग का होता है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उनको लगेगा मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होगा, और उस चक्कर में और अपनी बीमारी को ज्यादा सोच सोच करके बढ़ा भी लेते हैं कि ये चीज तो इतनी बड़ी है। जबकि उसमें यह है कि आप दवा करिए, पथ्य पालन करिए और परमात्मा को चीजें सौंपिए, सच में कहने भर को नहीं, तो उससे फिर जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो आपको पेशेंट का आहार भी पूछना पड़ेगा, क्या खाता है, कब खाता है, कितना खाता है, कैसे खाता है। कब खाने का मतलब मैम जैसे ये है कि बहुत सारे लोग को 10 बजे भूख लग गई, अब जी उनको टाइम तो 2 बजे मिलेगा। अब जूसेस तो सारे डाइजेस्टिव जूसेस 10 बजे से क्रिएट हुए थे, वो खाएंगे 2 बजे तो कहाँ से वो चलेगा, उनको भी डाइजेशन होगा। किसी को है 10 बजे भूख लगती है लेकिन ऑफिस जाना है, तो जी हम सुबह 7-8 बजे ही नाश्ता करते हैं, तो जूस सिक्रेट ही नहीं हुए थे, मतलब चूल्हा जला ही नहीं था, आपने खाना डाल दिया है पकने को। तो वहां पर भी मतलब वक्त पे वक्त का मतलब ये नहीं होता। नॉर्मली लोग समझते हैं कि 10 बजे खाने का टाइम या 12 बजे खाने का टाइम, तो आपको जब भूख लगती है वो आपका खाने का टाइम होता है। तो ये भी पेशेंट से पूछना बहुत जरूरी होता है। चाय कॉफी कितना लेते हैं। एक कुछ एरिया में ऐसी कल्चर है कि चाय के साथ में खाना खाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट लेंगे। जैसे पहाड़ी एरिया में ये सब चीजें बहुत पाई जाती हैं। इधर जो आपका वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है उधर भी बहुत सारा कल्चर है, बहुत सारे जगह है कि खाना खाएंगे, खास करके ब्रेकफास्ट के साथ ही चाय लेंगे।
तो ये भी पूछना पड़ेगा। वहां पर आप ये सिंपल समझो कि जितना भी फूड का न्यूट्रिशन होता है वो सारा चला जाता है जब चाय उसके साथ जाती है। तो ये चीजें, कितनी बार चाय ले रहे हैं, कितनी बार कॉफी ले रहे हैं, या जैसे मेरा क्वेश्चन था स्किन डिसीज का, तो उसने बहुत सारी जगह आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट कराया था, आराम नहीं आया। हमारा था, मेरे पास आया तो चेहरा दूर से बता रहे थे कि स्किन का प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई जब डिटेल लेना शुरू किया, मैंने कहा चाय कितनी बार पीते हो? तो इतनी बार। हमने कहा चाय के साथ क्या लेते हो? तो पता चला हर बार एक पैकेट भुजिया खाते थे नवाब साहब। तो जब आप एक पैकेट भुजिया खा रहे हो, पता ही है नमक है, तो वो पूरा विरुद्ध आहार की हिस्ट्री थी, और कई सालों की विरुद्ध आहार का हेतु होने की वजह से स्किन डिसीज लगभग समझ लो बहुत ही बुरी हालत में पहुंच गया था। मतलब गोरा बंदा था तो बिल्कुल लाल साल दिख रहा था, अजीब टाइप का, मुझे देख कर लग रहा था उसको पता नहीं अंदर से कितनी तकलीफ होगी। तो नमक के साथ में दूध नहीं जाना चाहिए। अब तो चाय में अगर आपके दूध है तो पक्का सी बात है उसके साथ अगर किसी को स्किन डिसीज है तो मैं बोलती हूँ भाई बिस्कुट भी छोड़ना पड़ेगा, जबकि बिस्किट का नमक आपको पता नहीं चलता उतना, चाहे मीठे वाले बिस्किट क्यों ना हो। आप कंपोजिशन पढ़िए तो अंदर सॉल्ट लिखा होता है। तो ये जो विरुद्ध आहार अपने यहाँ लिखा है, आप उसमें अष्टांग भी पलट कर सकते हैं, मतलब बढ़िया से पढ़ सकते हैं। तो विरुद्ध आहार पता होना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं खाना है, क्या कैसे नहीं खाना। तो लोग ये सब सारी चीजें कर रहे हैं, चलते फिरते हुए तो पानी सानी खड़े खड़े पीना है, और भी बहुत सारी वजह है, बात करते हुए खाना है। और नेगेटिव इमोशंस का एक और है कि आप टीवी में जब देखते रहते हो या मोबाइल में कुछ कचरा देख रहे हो, मतलब नेगेटिव इमोशंस वाली चीज है, और उसी टाइम आप खाना खा रहे हो, तो सारे नेगेटिव इमोशंस जो है आपके खाने के साथ भी जा रहे हैं। जैसे पुराने टाइम में लोग कहते थे ना, जब आप खाना खाइए तो बहुत कहते हैं कि बहुत आराम से रिलैक्स होकर बैठ करके खाइए, मतलब फालतू की टेंशन नहीं लीजिए। या जिन लोग के खाने पर डिबेट होती रहती है, कुछ लोग के घरों में ऐसा होता है ना, जब खाना खाने बैठते हैं तभी सारी किचकिच करते हैं, तो वहां पर भी ऐसे सारे लोग का डाइजेशन ठीक नहीं होगा। तो ये सारी वजह हेतु पेशेंट से पूछना पड़ेगा, और पेशेंट को भी ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, मतलब एक फिजिशियन को भी, हमें भी होना पड़ेगा कि हम उसका हेतु किसी को नहीं बताते हैं। मान लो हम ये बता दें कि एक पेशेंट हमारा था तो ये हेतु था, ना हम उसका नाम बताते हैं, ना हम उसका कुछ और आइडेंटिटी वो करते हैं, बट हमें ये पता चल जाता है कि ये वजहें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अभी मेरा पसमार का पेशेंट था बच्चा, तो उसके केस में जब मैंने पता किया तो होता है कि 9 महीने का था, तभी से उसको भूख वूख नहीं लगती थी, तो सोए में माँ बाप उसको खिलाते थे। अब बच्चा सो रहा है, सोए में दूध बिस्किट उसको अंदर घोल करके पिला रहे हैं, वो क्या पच रहा है क्या नहीं पच रहा है, क्या हालत है, तो वो सब सारी चीजें ऐसे। तो आपको एक एक हेतु पूछना पड़ता है, टाइम लगता है। और खान पीन के अलावा उनको ये भी पूछे, जैसे कुछ लोग की ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ट्रैवलिंग में भी पता चलता है कि कई बार नेचुरल अर्जेस जो होते हैं टाइम पर इवेकेट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग की इटसेल्फ गंदी आदत होती है जो अपने नेचुरल अर्जेस नहीं इवेकेट करते हैं, मतलब उनको लगी है यूरिन लेकिन आलस करेंगे। या अभी जैसे एक मेरी पेशेंट थी, वो रात में उसको यूरिन लगती थी, वो कभी नहीं जाती थी। अभी जब ढेर सारी ट्रबल हुई तो मैडम को समझ में आया कि हमारा यूरिन रोकने के हेतु है। तो ये यूरिन का जो प्रेशर होल्ड करने की आदत है बच्चों में भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, खास करके स्कूल गोइंग बच्चों में भी पाई जाती है। और पॉटी के प्रेशर को भी बच्चे रोकते हैं, खेलते रहे चाहे टीवी मोबाइल देखते रहे, तो छोटे छोटे बच्चे रोकते हैं। जैसे अगर छोटा बच्चा है 4-5 साल का और आपको दिख रहा है डार्क सर्कल है, तो पहले माँ से पूछो कि क्या बच्चे का पेट साफ होता है कि नहीं साफ होता है। फिर पूछो कि क्या जाता है कि नहीं जाता, तो माँ बताएगी नहीं ये तो खेलता रहता, तो लैट्रिन करने जाता ही नहीं है। या मोबाइल देख रहा है तो बच्चा पता चल रहा है वो नहीं हो रहा है, या बिल्कुल लास्ट मूड पर जाएगा जब लगेगा नहीं पैंट खराब हो जाएगा, कई बार बच्चे पैंट खराब भी कर देते हैं। तो ये सारे हेतु आपको यूरिन का है, स्टूल का है, ये सारी चीजें पूछना पड़ेगा। और अपान वायु का भी कायदे से पूछ लेना चाहिए कि क्या अपने आप वेग रोकते हो, फार्टिंग जो है, क्योंकि फार्टिंग का वेग रोकने से अधिकतर मतलब हार्ट डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और गुस्से के केस में पीता है, क्या करता है, तो ये सारी चीजें। और खास करके मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उनके अंदर बहुत ज्यादा जलन होता है, तो जिनके अंदर जलन होता है ना, वो लॉन्ग टर्म में उनको बहुत सारी बीमारियां जरूर हो ही जाती हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है उनके अंदर। तो बेहतर कोशिश करनी चाहिए, मतलब कोई भी इंसान अपनी जो है ग्रोथ के लिए कोशिश करे, जितना कर सकता है करे। दूसरा क्या पा रहा है वो उसका अपना जन्मों का हिसाब किताब है, उसमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कॉज भले देखो भाई इंसान ने ऐसे मेहनत करी है, हमें भी ऐसे करना चाहिए, तो पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, बताना पड़ता है। फॉलो करता है उसकी अच्छी किस्मत है, नहीं फॉलो करता है तो नहीं, नहीं अच्छी किस्मत है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ। तो ये ओवरऑल है। और भी कुछ बीमारियों के कुछ पर्टिकुलर हेतु भी होते हैं, जैसे समझ में आ जाता है, जैसे पीरियड का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पक्का सा यूरिन का वेग रोकने की हेतु मिलता ही मिलता है। स्ट्रेस के साथ में ये बहुत बड़ा हेतु मिलता है।
स्किन डिसीज का मैम आपको पता ही है, दूध के साथ में सॉल्ट का मिलेगा, कहीं ना कहीं से कंजम्पशन मिलेगा। और स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, चाहे दमा के जितने मरीज होते हैं उन सभी में आप स्ट्रेस निकालिए, स्ट्रेस का आपको पता करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं मैम। जी मैम। जी सर, थैंक यू सर। जी सर। अंजलि मैम, कुछ पूछना है आपको? जी थैंक यू मैम, सच में थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आप मैम पैनल से जुड़े हो ना, तो आप सुनते सुनते, जैसे देखिए आपके सामने बहुत सारे पेशेंट्स की लगभग रहता है कि एक ना एक पेशेंट की डेली केस टेकिंग होती ही है, और जब केस टेकिंग होगी तब आपको समझ में आ जाएगा। और ये मेजोरिटी लोग के हेतु निकलते हैं, ऐसा नहीं है हमारे आपके भी, जब कभी कुछ भी होगा तो हम लोग भी अपने अंदर खंगालेंगे तो हम लोग को भी होगा, ऐसा नहीं कि हम इंसान नहीं होते हैं, हम लोग भी गलतियां करते हैं, बट जानने पर थोड़ी सी कम हो जाती हैं। जी जैसे मैम। यूरिन का प्रेशर का एक हेतु और मिलता है कि आप पेशेंट से पूछिए क्या बहुत ज्यादा हाइजीन कॉन्शियस है, तो बहुत ज्यादा जो हाइजीन कॉन्शियस होते हैं आप उनको देखेंगे ना, वो पब्लिक टॉयलेट वगैरह नहीं यूज करना पसंद करते हैं, तो वो मार्केट निकले रहेंगे तो सुबह से चाहे शाम भी चाहे वो अपने घर आकर करते हैं। तो कई बार यूरिन का प्रेशर इस वजह से भी लेडीज में होल्ड हो जाता है, तो वहां पर भी उनको बताना है कि कचरा जब रोकोगे तो वो अंदर जाकर और प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए वो इक्वेट कर लो। ठीक है मैम। जी मैम। जी जी मैम, मैम, थैंक यू आज मैम। एक पेशेंट आया था मेरे पास ना, हम्म, अ, बोलिए मैम। एक फीमेल पेशेंट था, एज लगभग 54 थी, मेनोपॉज था उसको ना, उसको हम्म। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम। हम्म। उसका हेतु यही था कि उसकी एक्चुअली स्टैंडिंग जॉब है, हाँ। बाकी सब नॉर्मल डाइट लेती है, कोई दिन में सोना नहीं मैम, नहीं। लोग कहते हैं, आपको वहां पर भी पता चलेगा, मैं बता रही हूँ अभी, जैसे कल मैंने एक लोग से केस टेकिंग क्या, ऐसे नॉर्मल बात हो रही थी, हमारे रिलेटिव थी, तो हुआ कि वेट ज्यादा है, और मैंने कहा हाँ भाई वो तो दिखता है, तो मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई ब्रेकफास्ट में क्या करते हो? ठीक है, तो पता चलता है ब्रेकफास्ट में सामने वाला पेशेंट डेली 3 से 4 पराठे खाता है। अब डेली तुम ब्रेकफास्ट में 3 से 4 पराठे खा रहे हो, तुम सोचते हो वेट लॉस कहाँ से हो पाएगा भाई? ब्रेकफास्ट करेगा, लंच करेगा, डिनर करेगा इंसान। और जब जी करती मैम। उसकी एक हेतु और मिला कि मात्रा से अधिक आहार खाते हैं हमेशा, मतलब वो पेट भर से क्षमता से ऊपर खाती है, तो ये जब हेतु रहेगा तो मोटापा तो आना ही आना है ना। जी 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 आपका मतलब वर्किंग या तो उस स्टाइल की तरह हो जैसे मजदूर काम करता है, तो मजदूर काम करता है तो आप कुछ भी खाए, क्योंकि हाँ उसकी हाँ डाइजेस्टिव बोलिए। फायर अच्छी जी होगी। अब सिटिंग जी जॉब वाला बंदा अगर डेली पराठा खाएगा वो तो नहीं चलेगा ना। जी मैम। तो ऐसे मैम आप अपनी पेशेंट का क्रिस्टल क्लियर पूछिए कि कितने बजे सोती हैं, कितने बजे उठती हैं, कब कब क्या क्या खाती पीती हैं, क्या भूख से खाती हैं, बगैर भूख के खाती हैं। खड़े होना तो हेतु है ही, लेकिन और भी देखिए सारी चीजें। और फिर उनको पहले दीपन पाचन उन्लोमन करा करके ना, फिर उसमें कवल मैम गंडूस चिकन आपके बहुत पाचन मैंने बढ़िया दे काम। चुकी, हाँ जी, दे दिया, आज ही हाँ, आई थी। तो इसमें कवल गंडूस वगैरह कराइए। गंडूस का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, क्योंकि वेरिकोज वेन में आकाश तत्व का वो होता है, तो वहां पर ये चीजें हैं। और साथ में हाँ इसमें कुछ और मेडिकेशंस भी हैं, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो पहले आप यहाँ से शुरू करो, और चाहो तो पैनल पर लाना है तो ला सकते हो, और पाठक सर आपको और अच्छे से गाइड करेंगे। पाठक सर। जी मैम। जी जी मैम, थैंक यू पहले मैम। इनको केस टेकिंग करनी चाहिए, केवल एक ही चीज बताती हैं कि स्टैंडिंग काम। स्टैंडिंग काम से थोड़ी ना वेरिकोज वेन होता है, कितने लोग स्टैंडिंग करते हैं? मैं 10 घंटे स्टैंडिंग रहता हूँ तो मुझे वेरिकोज वेन है क्या? हेतु ऐसा होना चाहिए जिससे बीमारी समझ आए। समझ आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? एक पूरा केस टेकिंग करके हेतु 100 हेतु निकालिए, फिर मैं बताऊंगा सब कुछ। जी ठीक है। सर, हाँ। भेजती मैं कल। हाँ, ज्यादा हेतु निकालिए। अब स्टैंडिंग में कीटी जो रहते हैं वो भी स्टैंडिंग रहते हैं, तो उनको क्या वेरिकोज वेन्स होता है इस क्या? तरह की जॉब एक्चुअली वो 30 ईयर से जॉब कर रही है, स्टैंडिंग में ही है। स्टैंडिंग उस में है, लेकिन और क्या हेतु है? वेग अवरोध का, खाना पीना कैसा है, टाइम पे खाना है कि खाना पीना टाइमिंग फिक्स है, और कोई फास्ट फूड नहीं, घर टाइमिंग का फिक्स खाना। है? यही तो सबसे बड़ा हेतु है कि टाइमिंग फिक्स है, खाने पे नहीं खाती है। टाइम फिक्स हो गया इसलिए खाते हैं, ये ही हेतु है। आप पूरा केस टेकिंग करके पूरा अच्छे से बताइए, तब मैं बताऊंगा। एक हेतु से नहीं होता है। आप बोलेंगे पीसीओडी का होने का हेतु है कि दीवा स्वाप है, तो ऐसे नहीं होता है, हेतु बहुत सारे निकालने पड़ते हैं। वो बीमारी हुआ क्यों, वो स्रोतस क्यों दूषित हुआ, पूरा केस टेकिंग करना पड़ता है। जी सर जी। हाँ।
ठीक है, थैंक यू। और किसी को, लीना बत्रा मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप बोलना चाहती हैं तो कल बोलिएगा, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। और शशि मैम आपको थैंक यू। आप, मुझे असली में भूख बहुत तेज लगा था, मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा था, फिर जब मुझे ब्रेक मिला तो मैं पेशेंट देख रहा था, मुझे भूख लगा था, तो मैं, आप जब बोल रही थी तो मैं खा लिया खाना, मुझे अच्छा लगा। तो मेरे को क्षुधा वेग रोकने से चक्कर आता, जी सर, थैंक यू सर। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप बोलिए, क्योंकि मुझे भूख लगी थी बहुत तेज। ठीक है, जी थैंक यू you, मैम, sir. थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जी यू। गुड नाइट सर, प्रणाम, गुड नाइट एवरीवन।